इसमें क्या है कि ये क्रॉनिकल का अप्रैल सेक्शन है, इसमें राज्य समाचार है। राज्य समाचारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबको दिख रहा है? ठीक, जानिए। जैसे यहाँ है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश राज्य है, आप लोगों का अपना राज्य है तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे जानिए, पीलीभीत में नमस्ते योजना जागरूकता कार्यक्रम, ठीक है ना। पीलीभीत में क्या चलाया गया है? नमस्ते योजना जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है ना। ये क्या है? नमस्ते योजना। ये नमस्ते योजना जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है ना। सैनिटेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपका, क्या पूछा जाएगा कि सैनिटेशन इकोसिस्टम से, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही कौन सी योजना है? नमस्ते योजना। यह आपसे पूछा जाएगा कि नमस्ते योजना संबंधित है, तो आप किससे बोलोगे? मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन, ठीक है ना, इकोसिस्टम से, ठीक है ना। क्लियर? उससे रिलेटेड है। कहाँ चलाया गया? कहाँ? पीलीभीत, ठीक है ना। पीलीभीत आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है ना, नेपाल बॉर्डर है, ठीक है ना। पीलीभीत क्या है? नेपाल बॉर्डर है। नेपाल बॉर्डर भारत उत्तर प्रदेश में कितने हैं जिले हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल बॉर्डर से संबंधित हैं? कितने हैं? 7 हैं, ठीक है ना। पहला है पीलीभीत, अब पश्चिम से लो पीलीभीत, ठीक है ना। उसके बाद कौन आता है? लखीमपुर खीरी, ठीक है ना। उसके बाद बहराइच, ठीक है ना। बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, ठीक है ना। ये सब आता है। फिर श्रावस्ती हो गया, ठीक है ना। क्लियर? लेकिन सबसे पश्चिम में आपका कौन सा है? सबसे पश्चिम में पीलीभीत है, ठीक है ना। और सबसे अंत में, मतलब पूरब में, वो पूरब में कौन है? महाराजगंज। पूरब में कौन है? महाराजगंज। सिद्धार्थनगर भी है आपका, ठीक है ना। क्लियर? तो ये 7 जिले हैं। एक जिला है आपका कौन? पीलीभीत, एक है लखीमपुर खीरी, एक है हमारा कौन? बहराइच, एक है हमारा बलरामपुर, एक है हमारा श्रावस्ती, एक है सिद्धार्थनगर और एक है हमारा महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के किससे? नेपाल सीमा से टच होते हैं। तो वहीं पीलीभीत जो सबसे पश्चिमी है जिला, जो नेपाल से बॉर्डर बनाता है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश विशेष में आते हैं प्रीलिम्स में कि नेपाल से सीमा बनाने वाले, ठीक है ना, नेपाल से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे पश्चिम में है? तो कौन सा है? पीलीभीत है। और सबसे पूर्व में कौन सा है? वो महाराष्ट्र, ठीक है ना। क्लियर? तो पीलीभीत में कार्यक्रम चलाया गया था, कौन सा? नमस्ते योजना जागरूकता, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये मेंस आधारित है, ठीक है ना। मेंस आधारित ज़्यादा उसमें पूछ लेते हैं कि नमस्ते योजना जो चलाई है बताइए उसके बारे में, कैसे कैसे ये जो सैनिटेशन इकोसिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो वही जो मुख्य तथ्य हैं कि उनके बारे में लिया हुआ है। फिर नमस्ते योजना एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास विकास शहरी मामलों के मंत्रालय की संयुक्त पहल है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मंत्रालय बहुत आवश्यक होता है। कोई सा भी एग्जाम हो, आजकल लेखपाल सरीखे इम्तहानों में भी मंत्रालय पूछ देते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ये क्या है? संयुक्त पहल है, ठीक है ना। क्लियर? जो स्वच्छता श्रमिकों के लिए शून्य मृत्यु दर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है, ठीक है ना। जो स्वच्छता, जैसे स्वच्छता श्रमिक है, अभी जान रहे हैं कि श्रमिकों के लिए क्या है, मतलब कानून नए आ रहे हैं श्रमिकों के लिए। अभी आज ही के पेपर में आप पढ़ोगे कि उनकी एक न्यूनतम वेतनमान निश्चित किया गया है, ठीक है ना। क्लियर? न्यूनतम वेतनमान, जैसे औद्योगिक श्रमिक हो गए, ठीक। तो गौतम बुद्ध नगर में कुछ और होगा, गाजियाबाद सेक्टर में कुछ और होगा, फिर आपके नगर निगम वाले 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, वहाँ कुछ और होगा। फिर अन्य 57 जिले जो हैं या 53 जिले जो भी हैं, ठीक है ना, रेस्ट वो उनमें अलग होगा,
ठीक है ना। तो सबका अपना क्या है, एक निर्धारित किया गया है वेतनमान, कि न्यूनतम वेतनमान कि इससे नीचे नहीं मिल सकता। तो उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम भी है स्वच्छता श्रमिकों के लिए, नमस्ते योजना, उनके सैनिटेशन से। भाई सैनिटेशन में कौन योगदान दे रहे हैं, वही सैनिटेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, सफाई, ठीक है ना, उसमें योगदान दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब साफ सफाई होती है तो नाली के अंदर घुसना पड़ता है, ऐसी ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसा सुनिश्चित करना कि उनकी मृत्यु दर क्या हो, कम हो, शून्य मृत्यु दर, ठीक है ना, उनको ऐसी सुलभता प्रदान करना। तो वही नमस्ते योजना है। किस मंत्रालय द्वारा है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय और आवास विकास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अब नया क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना है। प्राधिकरण का मतलब क्या, अथॉरिटी, ठीक है ना, क्लियर। उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना, ठीक है ना, इसकी बात कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि 2030 तक एक लक्ष्य रखा गया है कि 5 गीगावाट की डेटा सेंटर क्षमता विकसित कर भारत का अग्रणी डेटा हब बनना, ठीक है ना, क्लियर। 2 प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भी हाल ही में राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना की है। तो पहला क्या, उत्तर प्रदेश, ठीक। लक्ष्य क्या रखा गया है, लक्ष्य ये रखा गया है कि 2030 तक, ठीक है ना, कब तक, 2030 तक 5 गीगावाट का डेटा सेंटर क्षमता विकसित कर भारत का अग्रणी डेटा हब बनाना, ठीक है ना, क्लियर। और इसके लिए 100 करोड़ का एक विशेष बजट आवंटित किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। डेटा सेंटर्स जान ही रहे हैं। आगे अगला है हमारा संत कबीर स्टेट अवार्ड्स, ठीक है ना, संत कबीर स्टेट अवार्ड्स। इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि 24 फरवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित एक विशेष समारोह में उत्तर प्रदेश के कुशल हैंडलूम बुनकरों को संत कबीर स्टेट अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया, ठीक है ना। एक स्टेट अवार्ड्स है, ये संत कबीर जी के नाम से है और किस क्षेत्र में है, तो पूछा जाए किनको ये दिया जाता है, जो हैंडलूम बुनकर है, ठीक है ना, हथकरघा वाले जो बुनकर हैं उनको ही ये अवार्ड दिया जाता है और लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा कि इस बार जो पुरस्कार दिया गया है कुल कितने बुनकरों को दिया गया है, 39 बुनकरों को दिया गया है, ठीक, समझ में आया। आपसे प्रश्न आएगा, ये बताइए कि संत कबीर स्टेट अवार्ड संबंधित है किससे, ठीक है ना, क्लियर। आप जानते हैं कि संत कबीर जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, लहरतारा बनारस, ठीक है ना, क्लियर। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और नीरू नीमा नामक जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया था। पेशे से क्या थे, जुलाहा था, ठीक है ना। जुलाहों का काम क्या है, जाहिर सी बात है बुनकर, ठीक है ना, बुनकर। तो जाहिर सी बात है कि स्टेट अवार्ड जो संत कबीर के नाम से है वो उन्हीं के क्षेत्र में दिया जा रहा है, ठीक है ना। और इस बार जो चयन किया गया है वो कितना चयन किया गया है, 39 बुनकरों का चयन किया गया है, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा। आगे आइए, इसमें विजेता जो है ये याद रख लीजिएगा भाई, क्योंकि महिला है, ठीक है ना, महिला इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना, क्लियर। तो अलीगढ़ की नीरज देवी को प्रथम अवार्ड दिया गया है और बाकी आप अगर याद कर सके तो कर लीजिए, हालांकि 3 याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो नीरज देवी, दूसरा हमारा कौन, लतीश के दूरिया और तीसरा है हाथरस के कौन, सरोज, ठीक है ना, ये अवार्ड दिया गया है। आगे आइए, ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई, ठीक है ना, उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ खोली गई है, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है ना, ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है ना। पहली उत्तर भारत की है ये, ठीक है ना, उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है, ठीक। अच्छा, ये जो आधारशिला रखी गई है सेमीकंडक्टर इकाई की, उसमें कंपनियां कौन कौन सी हैं, कंपनियां हैं
एक है HCL ग्रुप, ठीक है ना, HCL ग्रुप आप लोग जान रहे हैं, ठीक, बिल्कुल हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और दूसरा जो है वो है ताइवान की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन, ठीक है ना। इन दोनों का एक संयुक्त, ठीक है ना, उद्यम है यानी ज्वाइंट वेंचर है, जिसे इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ बनाया गया है? आपका ईडा में बनाया गया है। ईडा का मतलब होता है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, क्लियर। ये एक विकास प्राधिकरण है, ठीक है ना, औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। जैसे आपने नाम सुना होगा गीडा, गीडा का मतलब क्या? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा, नोएडा क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरह से ईडा है, ईडा का मतलब क्या? यमुना इंडस्ट्रियल, ठीक है ना, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये विकास प्राधिकरण है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? विकास प्राधिकरण कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। आइए, तो इसमें याद करने वाली चीजें क्या है जान लीजिए। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ खोली गई है? ग्रेटर नोएडा, ठीक है ना। ग्रेटर नोएडा में उसका नाम क्या रखा गया है? इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। ये कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है ईडा में। ईडा क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो कंपनी है इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड, किन दो कंपनियों का संयुक्त उद्यम है, ज्वाइंट वेंचर है? एक है HCL ग्रुप और एक है ताइवान का फॉक्सकॉन, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें दिया हुआ है कि ये संयंत्र 2028 तक चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो खैर ये आपको मेन सोर्स के लिए अगर लिखना उठना है तो मेन सोर्स में ये आवश्यक होता है कि जैसे भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र में क्या मतलब कितना, ठीक, उस तरीके से आप लिख सकते हो। आगे आगे नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश आबकारी निर्यात नीति, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश आबकारी निर्यात नीति 26 से 29। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है। आबकारी का मतलब क्या है? एक्साइज, ठीक है ना। एक्साइज डिपार्टमेंट आबकारी जान रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके शराब के ठेके और ये सब से रिलेटेड रहता है, वो डिपार्टमेंट आपका कौन है? एक्साइज डिपार्टमेंट, आबकारी डिपार्टमेंट, ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या है? इसमें दिया गया है कि आबकारी निर्यात नीति बनाई है उत्तर प्रदेश द्वारा, ठीक है ना। और ये कब से कब तक के लिए बनाई गई है? 26 से 29 के लिए। ये कार्यकाल आपको याद है, ठीक है ना, क्लियर। और ये देश की पहली समर्पित, ठीक है ना, दैट पर्टिकुलर इज द फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है ना। ये क्या है? पहली समर्पित आबकारी निर्यात नीति को मंजूरी दी गई है, ठीक। कब से? 26, 27 से लेकर 28, 29 तक, मतलब 3 वर्षों का है ये, 26 से 29, ठीक। 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, समझ में आया, ठीक। चलिए अगला जान लेते हैं। ये आबकारी नीति हो गई, ये सब मेन आधारित है, ठीक है ना। मेन चीज क्या है? आबकारी नीति। आबकारी नीति कब से कब तक की है? 26 से 29 की, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। बस इससे ज्यादा नहीं। और ये पूरे भारत की पहली निर्यात नीति है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे जान लीजिए। आगे दिया हुआ है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ENA। क्या है ये? ठीक है ना। जैसे अल्कोहल क्या मतलब? अल्कोहल ही शराब निर्माण में आवश्यक है। अल्कोहल का मतलब कहाँ से ये होगा? उसको ऑफ कर, ठीक है ना, क्लियर। जैसे है क्या, यहाँ दिया हुआ है, अब ये देखो, गुड़ आधारित ENA, ठीक है ना। निर्यात में गुड़ आधारित ENA का मतलब यहाँ है E फॉर एक्स्ट्रा, N फॉर न्यूट्रल, A फॉर अल्कोहल। अल्कोहल यानी शराब, ठीक है ना। जैसे हम लोग जो शराब बना रहे हैं या अल्कोहल जो भी बना रहे हैं, अल्कोहल हम लोग ऑब्टेन करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा, ठीक है ना, किण्वन के द्वारा। ये अल्कोहल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल,
ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल ही है जो पीने वाला होता है, ठीक है ना। और एक होता है थोड़ा जहरीला होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना। मेथिल अल्कोहल का दूसरा नाम है इस वुड स्प्रिट। क्या नाम है? वुड स्प्रिट, ठीक है ना। क्लियर। लोग क्या करते हैं कि मतलब मुनाफा कमाने के उसमें मेथिल अल्कोहल को दे देते हैं, जिससे वो जहरीली शराब के रूप में क्या लोगों की मृत्यु हो जाती है उसको पीने से, ठीक है ना। तो मेथिल अल्कोहल क्या है? वुड स्प्रिट है, ठीक है ना। और एथिल अल्कोहल क्या है? ये, ठीक है ना, जिसको इथेनॉल कह रहे हैं। एथिल अल्कोहल यानी इथेनॉल, ठीक है ना। यहाँ क्या है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की बात हो रही है। ये क्या है? या गन्ने के गुड़ या अनाज से प्राप्त अत्यधिक शुद्ध एथिल अल्कोहल है। अब या तो गुड़ से बनाया है, जो फर्मेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, या तो वो गुड़ से कर रहे हैं या तो किससे कर रहे हैं? अनाज से। अनाज तीन को ही कह रहे हैं, एक गेहूं को कह रहे हैं, एक चावल को कह रहे हैं, और एक हम लोग किसको कहते हैं? मक्का को कहते हैं। ये तीनों में क्या है? तीनों में शुगर है। तीनों में क्या है? शुगर है। शुगर से ही अल्कोहल बनना, दैट प्रोसेस इज बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। ये किसके द्वारा होता है? फर्मेंटेशन के द्वारा होता है, किण्वन के द्वारा होता है, ठीक है ना। क्लियर। इन प्रेजेंस ऑफ फंजाई या बैक्टीरिया, यही फर्मेंटेशन है, यही किण्वन है, ठीक है ना। उसी से शराब बनाई जाती है। तो ओवरऑल यहाँ क्या है कि गन्ने के गुड़ या अनाज से प्राप्त अत्यधिक शुद्ध एथिल अल्कोहल यानी इथेनॉल, जिसका उपयोग मुख्य रूप से मादक पेय पदार्थों और सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। क्लियर। तो ये सब क्या होता है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के लिए एक्चुअल में जो निर्यात नीति बनाई गई है आबकारी विभाग द्वारा, ठीक है ना, वो ईएनए के लिए ही बनाई गई। किसके लिए बनाई गई है? ईएनए के लिए, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के लिए। और ये भारत की कहनी है, पहली है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे आइए। बरेली में उत्तर प्रदेश का पहला हाईटेक मीडिया टावर, ठीक है ना। बरेली में जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला हाईटेक मीडिया टावर खोला गया है। ये अत्याधुनिक मीडिया टावर के निर्माण को मंजूरी दी गई है बरेली शहर में, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। कहाँ? ये आपका रामगंगा नगर आवास योजना में बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें सिंगापुर के गार्डन्स बाय द बे से प्रेरित 8 मीटर का बड़ा कवर्ड या कर्व्ड घुमावदार एलईडी डिस्प्ले लगाया जाएगा। ये तो ओवरऑल योजना है, ठीक है ना। बस आप ये याद रखना कि उत्तर प्रदेश में पहला हाईटेक मीडिया टावर कहाँ लगाया जा रहा है, बस आपसे इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो किस जिले में? बरेली, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है ये जो डिजिटल डिस्प्ले अवसंरचना बनाई जाती है, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना एलईडी, एलईडी यानी डिजिटल, ठीक। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो तो एलसीडी हो गया। गुड। लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है ना, लाइट एमिटिंग डायोड। ये एलईडी है, और जो आप बता रहे हो वो एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है ना। अब आजकल तो एलईडी का आ गया है प्रयोग, एलसीडी का कौन यूज कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। हालांकि ये मॉनिटर्स हैं, मॉनिटर्स के ही रूप में। पहले आपका चलता था कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना, वो मॉनिटर होता था जो पीछे निकला रहता था, देखते होंगे पिक्चर ट्यूब, ठीक है ना, ऐसे आता होगा इस तरीके से। तो वो कैथोड रे सीआरडी था, ठीक है ना। सीआरडी यानी क्या? कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना। दूसरा फिर एलसीडी आया, ठीक है ना। एलसीडी, एलसीडी क्या? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम ठीक, क्रिस्टल से भी बढ़िया, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये वही है एलईडी डिस्प्ले, ठीक है ना। और यहाँ कर्व्ड, ठीक। तो इसमें क्या दिया गया है कि ये जो डिजिटल डिस्प्ले अवसंरचना है उसके बारे में बताया है
गया है कि ये सूचनाओं को त्वरित और प्रभावी प्रसारण का एक आधुनिक तकनीक है जो शहरी सौंदर्यीकरण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने और राजस्व सृजन में सहायक होती है। ये आजकल आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े शहरों में क्या कर रहे हैं कि चौराहों पे बहुत बड़ा एलईडी डिस्प्ले लगा दे रहे हैं, देखे होंगे, ठीक है ना। क्यों? मान लीजिए बड़े बड़े चौराहों पे भीड़ ज़्यादा है, जो शहर के मुख्य चौराहे हैं सबसे पहले उन्हीं को चुना जाता है, ठीक है ना, और वहीं लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि हम कोई भी सूचना हो, ठीक है ना, कोई भी सूचना हो, मान लीजिए किसी वो ट्रैफिक विभाग द्वारा किसी रोड पर डाइवर्जन का प्लान है, कहीं रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है ना, और उनको ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, डाइवर्जन करना है, तो वो डिस्प्ले पे क्या कर देंगे, प्रसारित कर देंगे कि भाई यहाँ, तो उससे क्या है कि मतलब अधिकतर लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी। इसके अलावा क्या है, मान लीजिए कि आपका जो शहर है वो पर्यटन के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अभी आप गोरखपुर में अपने पड़ोसी जिले को ले लीजिए, गोरखपुर में ले लीजिए। गोरखपुर में क्या है, कई अब पर्यटन के स्थल हो गए हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे डिस्प्ले में कोई पर्यटक आया है तो वो डिस्प्ले में देख लेगा, प्रदर्शित किया जाता है मुख्य जगहों को कि यहाँ आप घूम सकते हो, यहाँ आप घूम सकते हो, यहाँ आप घूम सकते हो। अगला अगर पर्यटक देख रहा है उस चीज़ को तो उसके में रुचि पैदा होगी, और रुचि पैदा होगी तो जाहिर सी बात है कि वो इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग कलेक्ट करेगा, ठीक है ना, कि हाउ टू रीच, कैसे पहुंचा जाए, ठीक है ना, क्लियर। तो पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वो डिस्प्ले आपके बहुत काम आ रहा है, ठीक है ना। तो उसी की दृष्टि से ये डिजिटल डिस्प्ले अवसंरचना आजकल लगाई जा रही है। देखिए यहाँ दिया भी हुआ है, एक शहर सौंदर्यीकरण भी है, उसके साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने, त्वरित और प्रभावी प्रसारण के लिए, ठीक है ना, सूचनाओं का प्रसारण हो जा रहा है तुरंत, ठीक। चलिए आगे जान लेते हैं। आगे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये और समाचार हैं। आगरा के शिल्प ग्राम में ताज महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया था, अभी हाल ही में फरवरी में, ठीक है ना, क्लियर। पूछा जाए ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जाहिर सी बात है आपको पता है कहाँ मनाया जाता है। अच्छा, कौन बताएगा कि आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पूछा जाता है आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? गोरखपुर में है? नहीं। आयुर्वेद महोत्सव आपका झांसी में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश में आया भी हुआ प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा कि आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका? झांसी में, ठीक है ना, झांसी में, ठीक, क्लियर। मेले कई सारे हैं, कहाँ मनाए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे द्रुपद मेला है, द्रुपद मेला कहाँ मनाया जाता है? द्रुपद मेला कहाँ मनाया जाता है? ये आपका बनारस में मनाया जाता है, ठीक है ना, द्रुपद मेला। इसके अलावा रामनगरिया मेला है, रामनगरिया मेला कहाँ मनाया जाता है? रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये है द्रुपद मेला कहाँ होता है? द्रुपद आपका बनारस में है, द्रुपद कहाँ है? बनारस में, ठीक है ना। रथ यात्रा, उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा कहाँ है मनाया जाता है? रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है भाई? हम लोग रथ यात्रा के बारे में जान रहे हैं कहाँ? उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में पूछ दिया, अरे यार वो उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा कहाँ, तो भाई कहीं तो होगा ना, चित्रकूट से, ठीक। उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा आपका बनारस में है, ठीक है ना। रथ यात्रा कहाँ है? बनारस में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो कुछ प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश विशेष से आपको पता होने चाहिए। अब तो आजकल देख रहा हूँ कि जितने भी ये UPSSC टाइप के एग्जाम्स हैं, इस सब में यूपी कंपलसरी पूछा जा रहा है। तो मतलब जब एकदम पूछा ही जाना है तो इन चीज़ों को छोड़ना क्यों? मैक्सिमम जानकारी, जितनी जानकारी इकट्ठी कर सकें, कलेक्ट कर सकें, हम लोग को कर लेना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा अपडेट रहना चाहिए, ठीक है ना। हाँ,
आगे आइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2026 में विधानसभा में वित्त वर्ष 26-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? ये कई बार पूछा जाता है कि बजट का आकार इस बार कितना है, ठीक है ना। बजट कितना पेश किया गया वही बजट का क्या है, आकार है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे कितना, 9.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, 9.12 लाख करोड़ रुपए का अधिक बजट। आगे आइए, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के 2 साल पूरे होने पर फरवरी 2026 में पर्यटन के आंकड़ों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो ये ध्यान में रखिएगा कि लगभग 300% की वृद्धि दर्ज की गई है और यहाँ रिकॉर्ड पर्यटक आगमन हुआ है। आप जान रहे हो कि फरवरी में, ठीक है ना, 2 साल पूरे हो गए आपके राम मंदिर के, ठीक है ना। 22 जनवरी आपको याद है डेट, ठीक है ना, 22 जनवरी को ठीक हुआ था और फाइनली यहाँ काउंट किया गया फरवरी 2026 में, आंकड़े कलेक्ट किए गए और आंकड़े कलेक्ट किए गए तो सब कितनी वृद्धि पाई गई? ये वृद्धि पाई गई लगभग 300% की, ठीक है ना, 300% की वृद्धि पाई गई। अब आइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे फरवरी 2026 में अपने अंतिम चरण के पूरा होने के कारण चर्चा में रहा है? गंगा। वो आपका रहा है कौन? गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है ना, प्रयागराज से मेरठ, प्रयागराज से मेरठ। ये ध्यान में रखिएगा, पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये बताओ गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से मेरठ। ये ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे 26 में अपने अंतिम चरण को पूरा होने के कारण चर्चा में रहा, ठीक। तो गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ, ठीक। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को एआई और डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने के लिए विशेष निवेश प्राप्त हुआ है? एक है हमारा लखनऊ और एक हमारा कौन? ग्रेटर नोएडा। एक है लखनऊ और एक हमारा ग्रेटर नोएडा, ये ध्यान में रखिएगा। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्तर प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, किसके लिए? गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा, समझ में आया, ठीक। आगे आइए, उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर सप्तऋषि परियोजना के तहत 7 नए घाटों का निर्माण कार्य शुरू किया गया? तो वाराणसी। पहले तो आपसे ये पूछेगा कि सप्तऋषि परियोजना क्या है, तो आप बोलोगे घाटों का निर्माण, ठीक है ना, घाटों का निर्माण, ठीक है ना। और ये निर्माण कितने? 7 नए घाट हैं, और कहाँ? वाराणसी में, ठीक है ना। वाराणसी में आप इस समय देख रहे हो कि क्या चल रहा है कि जितने भी घाट हैं उनका पुनरुद्धार चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज है, वही उसमें सप्तऋषि परियोजना चलाई गई है वाराणसी यानी काशी में, ठीक है ना। अच्छा, ये वाराणसी नाम क्यों पड़ा है? सर वहाँ पर 2 नदियाँ बहती हैं, एक वरुणा और एक असी। गुड, एक वरुणा नदी और एक असी नदी, ठीक है ना, वरुणा और असी के मध्य में स्थित है, बिल्कुल, ठीक है ना। वरुणा और असी नदियों के मध्य है, इसी वजह से वाराणसी, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा, गुड। तो वाराणसी। अगला दिया हुआ है, फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस नेशनल पार्क में हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया? दूधवा नेशनल पार्क, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। दूधवा नेशनल पार्क, ये महोत्सव बहुत पूछे जाते हैं। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया गया है, ठीक है ना। जैसे आम महोत्सव हमेशा मनाया जाता है लखनऊ में, मलिहाबाद फेमस है किसके लिए? आमों के लिए, ठीक है ना, क्लियर। तो जाहिर सी बात है वहाँ मनाया जाता है। इसी तरह से हमारा हाथी महोत्सव ये दूधवा नेशनल पार्क, ठीक है ना, क्लियर। और अभी ऊपर कौन सा महोत्सव हम लोग पढ़े? ऊपर एक और महोत्सव पढ़ा गया था, कौन सा महोत्सव? उसके बाद आयुर्वेद महोत्सव मैंने बताया था, कहाँ? झांसी, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, नेक्स्ट दिया है, मिल्क और शुगर उत्पादन 2025 और 26 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कैवां स्थान है? प्रथम स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन में
भारत में कौन सा राज्य नंबर 1 पे? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश भी पूरे भारत में नंबर 1 पे, ठीक है ना, क्लियर, ये याद रखिएगा। फिर है हमारा प्रयागराज में आयोजित माघ मेला। अभी पहले तो यही याद होना चाहिए कि माघ मेला कहाँ मनाया? माघ मेला प्रयागराज, ठीक है ना, क्लियर। माघ मेला अभी आप देखे थे काफी विवादित रहा था, ठीक है ना, एक जगत गुरु को लेके, ठीक है ना, कुछ कंट्रोवर्शियल हो गया था, तो बहुत चर्चा का विषय बन गया था प्रयागराज, ठीक है ना, क्लियर। तो प्रयागराज में ही का क्या है? माघ मेला है, ठीक है ना। माघ मेला 2026 को समापन किस वर्ष के साथ हुआ? ये किस पर्व के साथ हुआ? महाशिवरात्रि, यानी फरवरी 2026, ठीक है ना। फरवरी 2026 में महाशिवरात्रि थी, उसी में माघ मेला आपका समाप्त हुआ। तो ओवरऑल ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर। इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा, ये ध्यान में रखिए। अब अन्य राज्य समाचार, जैसे राज्य समाचार है वो तो बजट से था, दूसरे राज्य समाचार है बिहार का करंट अफेयर्स है, ठीक है ना। हर राज्यों से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो आते हैं, और ये सभी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिहार का तो कि आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे बिहार को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया, ठीक है ना, क्लियर। वहाँ एक जिला था, ठीक है ना, मुंगेर, ठीक है ना, मुंगेर अंतिम रूप से बचा हुआ था, फाइनली उसको भी क्या कर दिया गया, और फाइनली बिहार नक्सल मुक्त हो गया, ठीक है ना। तो वही दिया हुआ है कि मुंगेर जिले को अंतिम सशस्त्र माओवादी और सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद, ठीक है ना, क्लियर, आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। आप बिहार का कोई एग्जाम अगर देने जाओगे तो ये सुरेश कोड़ा को याद रखिएगा, लेकिन अगर नहीं देने जा रहे हो तो केवल बस इतना याद रखिएगा, हाईलाइटेड चीजें क्या, कि बिहार नक्सल मुक्त हुआ किस जिले के बाद? मुंगेर, ठीक है ना, क्लियर, ये याद रखिएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ नक्सलवाद जो है, नक्सलिज्म के बारे में दिया हुआ है कि ये माओवादी विचारधारा से प्रेरित है, वामपंथी उग्रवाद, ठीक है ना, क्लियर, का एक रूप है जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी विद्रोह से हुई थी, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा, नक्सलिज्म वहीं से संबंधित, ठीक। मेंस में आपका इंटरनल रिलेशनशिप है, आंतरिक सुरक्षा है, उसमें नक्सलिज्म पूछा जाता है, ठीक है ना, क्लियर, नक्सलवाद। आगे आइए, सोनपुर बिहार में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है, ठीक है ना। अभी हाल ही में बिहार राज्य में किस जिले को में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है? सोनपुर। सर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब यहाँ वैसी जो भी सुविधाएं हैं जो चाहिए होती हैं, जैसे ये आपका, यह एक ऐसा हवाई अड्डा है जिसे अविकसित भूमि पर नए सिरे से बनाया जाता है। जैसे कोई भी अविकसित क्षेत्र है, ठीक है ना, उसको एक नए सिरे से लेकर के कवर्ड करके हम लोग क्या करते हैं, एयरपोर्ट के रूप में क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। यहाँ क्या है, पहले से कोई ढांचा मौजूद नहीं होता, यह मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार के बजाय एक नई परियोजना होती है, ठीक है ना। जैसे हमने क्या कर दिया कि पहले एक होता है क्या, पुनरुद्धार, रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है ना, और एक होता है कि हम लोग, आइडियोलॉजी हमारी है कि हम शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, तो जो शुरू से शुरुआत कर रहे हैं वो हमारा ग्रीनफील्ड हो गया, ठीक है ना, क्लियर। ये ग्रीनफील्ड का मतलब यहाँ कंसेप्ट क्या है, ग्रीनफील्ड मतलब एक फील्ड टाइप, देयर इज नो कंस्ट्रक्शन वर्क। अब हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन शुरू से शुरुआत करनी है, ठीक है ना, अभी क्लियर। अयोध्या में एयरपोर्ट बना है, हाँ, वो मतलब पहले से वहाँ पर रनवे था, हाँ, तो उस पर रिकंस्ट्रक्शन करके बनाया गया है, हाँ, बट अभी जो नोएडा में बना है नया, जेवर, हाँ, तो वो नया अंतरराष्ट्रीय है वो ग्रीनफील्ड,
ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, आजकल एग्जाम में इस तरीके से आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय और ठीक है ना, राष्ट्रीय में थोड़ा सा वो हो जाता है, तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि ये चर्चा में है अभी, ठीक है ना। ये कैसा हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल बनाया जा रहा है, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए, यहाँ दिया हुआ है बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का शुभारंभ किया गया है, ठीक है ना। नेवा इंपॉर्टेंट है, पहले तो पूछा जाए नेवा क्या है। नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा, ठीक है ना। क्लियर। और ये कहाँ शुरू किया गया है, विधानसभा बिहार में, ठीक है ना, पटना में, ठीक है ना। ये लॉन्च किया गया है नेवा, ठीक। चलिए, अच्छा, नेवा ये जो है, जैसे ये मेंस के तौर पे आपको जानना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में बस आप प्रीलिम्स के हिसाब से अगर देखोगे तो केवल और केवल आपको क्या जानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ठीक, विधानसभा, तो आप कौन सा बोलोगे, बिहार, ठीक है ना। आइए, नेशनल ई विधान वही नेवा के बारे में क्या है, ये एक वन नेशन वन एप्लीकेशन पहल है जिसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों को डिजिटल रूप से क्या करना है, अटैच करना है, जोड़ देना है, ठीक है ना। उनके कामकाज को पूरी तरह से कागज रहित बना देना, ठीक है ना, पूरी तरह से क्या कर देना, कागज पेपरलेस बना देना, ठीक है ना। ऑनलाइन सारा डिजिटल। आप कल देखिए भी होंगे कि विधानसभाएं जहाँ हो रही हैं सबके आगे कंप्यूटर सिस्टम लगा रहता है आजकल, ठीक है ना। क्लियर। और वहीं से सारा उनको आ जाता है, ठीक है ना। क्लियर। तो हर तरीके से वो हिसाब किताब है उसमें। अब आइए, बिहार सरकार 213 ब्लॉकों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा करेगी। ये हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट उस हिसाब से नहीं है, ये वहाँ की न्यूज़ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसमें बिहार वन लाइनर की बात है। अभी तो बिहार में जैसे मनाया गया था सूफी महोत्सव, ये पटना के मनेर में मनाया गया था, ठीक है ना। क्लियर। और एक उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, उस उत्पाद का नाम क्या है, गोभी की लाई, ठीक है ना, गोभी की लाई, ठीक है ना। ये गोभी की लाई जैसे है क्या एक्चुअल में, वहाँ लाई यानी क्या, एक और से मखाना आपने सुना होगा, ठीक है ना, उसी की एक वैरायटी है, ठीक है ना, उसी की क्या है, एक वैरायटी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में प्रोडक्शन मखाने का कहाँ हो रहा है, बिहार में ही होता है, ठीक है ना। क्लियर। वो चीज़। उसके बाद ये सब एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में अभी राजकीय समारोह आयोजित किया गया था। ये कर्पूरी ठाकुर, ठीक है ना। क्लियर। तो ये बिहार से रिलेटेड है, इसे देख लीजिएगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बजट 26-27 में ज्ञानी मॉडल पर आधारित है, ठीक है ना। ज्ञानी मॉडल क्या, ये ध्यान रखिएगा, जी फॉर आपका गरीब, ठीक है ना, गरीब कल्याण। वाई फॉर युवा, वाई फॉर युवा, ठीक है ना। ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, ठीक। एन फॉर नारी, ठीक है ना। क्लियर। आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, और आई फॉर इंडस्ट्री, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ज्ञानी, ठीक है ना। तो आपसे ये इस टाइप वाले प्रश्न जो होते हैं ये पूरे मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राज्य आधारित नहीं है, ठीक है ना। क्लियर। तो ज्ञानी का मतलब क्या कि भाई जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से संबंधित यानी कृषि हो गया, किसान हो गया, एन फॉर नारी हो गया, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आई फॉर इंडस्ट्री हो गया, ठीक है ना, बुनियादी ढांचा, और हमारा क्या, उद्योग, ठीक। तो ये है। अब किसान कल्याण वर्ष, बजट में 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। अब ये भी आपका एक प्रश्न बन जाता है कि किस राज्य ने अभी हाल ही में, ठीक है ना, 2026 को किसान कल्याण
के वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो किसको घोषित किया है? ठीक, आगे आइए। महिला सशक्तिकरण यानी लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना ये महिला सशक्तिकरण के लिए है, ठीक है ना। वहाँ एक योजना चलाई जा रही है, बल्कि अभी किसी एग्जाम में पूछा भी था कि लाडली बहना योजना ये किस राज्य ने चलाया है। तो किस राज्य ने चलाया है? ये मध्य प्रदेश राज्य ने चलाया है, ठीक है ना। ठीक है, उसके अलावा समाज कल्याण के लिए कई सारे वो चल रहे हैं। ठीक, आगे जबलपुर में प्रथम संयुक्त राष्ट्र फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब राजस्थान पे आ जाइए। राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट हाउस योजना, ठीक है ना। आप केवल योजना का नाम याद कर लो, पेइंग गेस्ट योजना यानी होम स्टे योजना कहाँ का है? ये आपका राजस्थान से है और ये किस विभाग द्वारा चलाया गया? पर्यटन विभाग द्वारा, ठीक है ना। क्लियर, आगे आ जाइए। नेक्स्ट है, जैसे उड़ान योजना भी इसी में पर्यटन से रिलेटेड है। उड़ान का मतलब समझते हैं ना? उड़ान का मतलब पूरे देश का आम नागरिक। पूरे देश का आम नागरिक, ये फुल फॉर्म होता है, पूरे देश का आम नागरिक, उड़ान, ठीक है ना। क्लियर, ये है उड़ान योजना। ठीक, तो ये क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, जो भी रीजनल आपके हवाई संपर्क हैं उनको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई जिसको कहा जाता है उड़ान, ठीक है ना। क्लियर, तो यही चीजें हैं। तो उसी में होम स्टे योजना भी शुरू कर दी गई है राज्य सरकार द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा? राजस्थान, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। फिर आ जाइए, यहाँ दिया हुआ है क्या? ये छोड़ दीजिए, इसमें आइए। राजस्थान बना भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऊन उत्पादक, भारत में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, ठीक है ना। क्लियर, राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन। दूध उत्पादन कहाँ? यूपी में, ठीक है ना। शुगर उत्पादन कहाँ? यूपी में, ठीक है ना। देखिए ऐसे ही आपके कुछ चीजें तैयार हो जा रही हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान भारत का शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य बन गया है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, भारत दुनिया में ऊन उत्पादन में 9वें स्थान पर है और यहाँ भेड़ों की संख्या विश्व में दूसरी सबसे अधिक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, राजस्थान के बाद ऊन उत्पादन में अगर हम लोग बात कर लें तो जम्मू कश्मीर है। आदमी सबसे पहले ऊन क्या लगाता है? जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना। भाई ठंडी क्षेत्र है, भेड़ें ज्यादा पाई जाएंगी, हमारा वही ऊन प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऊन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन? राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पे हमारा जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे कर्नाटक, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ठीक। हाँ, नेक्स्ट है, भारत में ऊन उत्पादन मुख्य रूप से 3 ग्रेड की ऊन उत्पादन करता है। एक है कालीन ग्रेड, एक है परिधान ग्रेड और एक है मोटे ग्रेड, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा किस जानवर का योगदान होता है? भेड़, ठीक है ना। अगर ऊल प्रोडक्शन देख लिया जाए तो ऊल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा किसका है? शीप का, ठीक है ना। योगदान अगर देखा जाए तो किसका सबसे ज्यादा है? शीप का योगदान सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्लियर। फिर आगे आते हैं अलवर। अलवर आप लोग जान ही रहे हैं, 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला जिला है, ठीक है ना। क्लियर, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक, आपके लिए। जैसे क्या है, 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला जिला, ठीक है ना। क्लियर। राजस्थान का अलवर जिला जो है भारत सरकार और IRDAI क्या? इरडा, ठीक है ना। ये मतलब क्या? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। क्लियर। इंश्योरेंस का मतलब बीमा, रेगुलेटरी का मतलब क्या? नियामक, ठीक। डेवलपमेंट का मतलब विकास प्राधिकरण ऑफ इंडिया, भारत का, ठीक है ना। तो पूछा जाए
भारत में जो बीमा नियामक संस्था सर्वोच्च है वो कौन है? वो इरडा है, ठीक है ना। यही डेवलप करती है। जैसे आपका क्या है कि आपके एक इंश्योरेंस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस है, 4 इंश्योरेंस जो हैं आपके जनरल इंश्योरेंस आते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा बाकी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस है वो जीवन बीमा, जनरल बीमा, जनरल इंश्योरेंस जो होते हैं जैसे आपके मोटर गाड़ी बीमा, हाउसिंग बीमा हो गया या समथिंग इस तरह से कुछ भी सामान का बीमा हो गया, तो ये सब क्या, ये जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। ये समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें कौन होते हैं? इसमें है ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, ऑल इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो मतलब 4 हैं, ठीक है ना, जो आपको पता होने चाहिए। हालांकि बस एक याद रखिए कि ये संस्थाएं हैं, कुछ जनरल इंश्योरेंस होते हैं और कुछ नेशनल, ये आपके लाइफ इंश्योरेंस, ठीक। चलिए, तो यहाँ क्या है, यहाँ ये भारत का पहला जिला बन गया है 100% बीमा कवरेज देने वाला। कौन? अलवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आगे अब क्या है नेक्स्ट? अच्छा, ये देखिएगा, इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है ना। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं किसमें? झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो पलामू पढ़े होंगे, हजारीबाग पढ़े होंगे, डालमा पढ़े होंगे, ठीक है ना। डालमा, हजारीबाग, पलामू, ये सब कहाँ है? झारखंड में, ठीक है ना। क्लियर? रांची राजधानी, ठीक है ना। क्लियर? यहाँ पलामू टाइगर रिजर्व की बात कही गई है। टाइगर रिजर्व ने एक वन्यजीवी दीदी की पहल की, ठीक है ना। वन्यजीवी दीदी की पहल की, ठीक है ना। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आपसे पूछा जाए वन्यजीवी दीदी, ठीक, पहले तो पूछा जाए किस राज्य ने पहल शुरू की है? किसने? झारखंड ने। किस टाइगर रिजर्व के थ्रू? किस टाइगर रिजर्व के थ्रू? पलामू, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, पलामू, ठीक। अब इसमें क्या है, ये क्या करेंगी वन दीदियाँ, बताएंगी, ठीक है ना। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, ठीक है ना, एक और पहल, ठीक है ना, इसको कहा जा सकता है, ठीक है ना। क्लियर? भाई एक इनिशिएटिव इस क्षेत्र में भी है कि महिलाएं टूरिज्म के क्षेत्र में भी एक पहल कर सकती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। आगे है उड़ीसा। उड़ीसा पे आ जाते हैं। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में भारत का पहला राष्ट्रीय UAV, ठीक, परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर, ठीक है ना। UAV परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर बनाया गया है। कहाँ किया गया है पहले ये जान लेते हैं, फिर UAV के बारे में। गंजम जिले में रंगीलुंडा हवाई अड्डे पर, ठीक है ना। और किसके तहत? विंग्स इंडिया 2026 के तहत, ठीक है ना। क्लियर? अब एग्जाम में प्रश्न कैसे कैसे आएंगे वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे जानिए, UAV का मतलब समझ रहे हैं? क्या? अनमैन्ड, ठीक है ना, एयर व्हीकल, ठीक है ना। क्लियर? UAV यहाँ क्या है? एरोप्रूफ एक कार्यक्रम होता है, हर वर्ष होता है, विंग्स इंडिया, ठीक है ना, हर वर्ष होता है। कभी हैदराबाद में होता है, कभी उड़ीसा में होगा, अलग अलग जगहों पे होता है। तो पहले तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि इस बार विंग्स इंडिया 2026 कहाँ हुआ, कहाँ आयोजित किया गया? तो गंजम जिले में, ठीक है ना। कहाँ? उड़ीसा। देखिए दिया हुआ है, विंग्स इंडिया 2020 के दौरान गंजम जिले के, ठीक है ना, रंगीलुंडा हवाई अड्डे पर, ठीक है ना, वहाँ भारत का पहला
नेशनल यूएवी परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर स्थापित करने की बात कही गई है, ठीक है ना। उसके लिए बॉर्न एरो के साथ साझेदारी की गई, ठीक है ना। चलिए, तो इतना बस आप लोग याद रखिएगा। ओवरऑल बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको देख लीजिए कि विंग्स इंडिया 2026 कहाँ हुआ, उड़ीसा, ठीक है ना। गंजम जिले में रंगीलुंडा हवाई अड्डा, पहले तो यही पूछ ले रंगीलुंडा हवाई अड्डा कहाँ है, तो गायब रहेंगे भाई, चर्चा में है ना। जो चीज देखिए, यूं ही कुछ भी नहीं पूछा जाता, चर्चा में रहता है, इस वजह से पूछा जाता है। अभी कहीं का गांव है पूर्णतः सौर आधारित हो जाए और कभी आपने सुना ही नहीं है, किसी ने नहीं सुना है, तो अचानक से वो तो नाम याद रखना पड़ेगा ना। उसी तरह ये इसको भी याद रखना पड़ेगा कि अभी हाल ही में रंगीलुंडा हवाई अड्डा पॉपुलर रहा, क्यों रहा? पहला तो वहाँ विंग्स इंडिया कार्यक्रम हुआ, कहाँ है, गंजम जिले उड़ीसा में, ठीक है ना, क्लियर। और वहाँ भारत का पहला अनमैन्ड एयर व्हीकल, ठीक, और नवाचार कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है ना। बस इतना याद करना है। आगे आगे हमारा दिया हुआ है गुजरात। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुभारंभ किया गया है। अब प्रश्न आपसे क्या आएगा, बस इतना ही आता है कि प्रधानमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? ग्रामोत्थान यानी ग्राम का उत्थान, ठीक है ना, क्लियर। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा, ठीक है ना, क्लियर। भूपेंद्र पटेल वहां के मुख्यमंत्री हैं और किस जिले में शुरू किया गया? आनंद जिले के भद्रन से, ठीक है ना। चलिए, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इतने हैं, ठीक है ना। आपके पीसीएस तक में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि किसने, किस राज्य ने ये शुरू किया, ठीक है ना। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा ये है ई ग्राम। ई ग्राम क्या है? यह गुजरात सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, ताकि ग्रामीण नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्र और सेवाएं उनके गांव में ही क्या हो सके, मिल सके। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय फसल पोषण, ठीक है ना, राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 हुआ, ठीक है ना, क्लियर। 2026 हुआ। इसमें मुंबई में छठे राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। जैसे दिया हुआ है राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026, ठीक है ना। इस 2026 में मुंबई में छठे राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर यह शिखर सम्मेलन है, ठीक है ना, छठवां शिखर सम्मेलन है। और कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। इसकी थीम थी कन्वर्ज, कोलैबोरेट और को क्रिएट, यानी ट्रिपल सी, ठीक है ना, ट्रिपल सी। सी का मतलब क्या? पहले कन्वर्ज, दूसरे का मतलब क्या? कोलैबोरेट, तीसरे का मतलब क्या? को क्रिएट, ठीक है ना, को क्रिएट। को क्रिएट का मतलब बनाना, ठीक है ना, क्रिएशन। और को का मतलब मिलजुल कर बनाना। यहाँ को आ गया, सह जिसको कहा जाता है। समझ में आया? ठीक, आगे आइए। सम्मेलन का लक्ष्य भारत को वैश्विक कृषि इनपुट विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना है, ठीक है ना। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में दिया हुआ है, उसे फिलहाल। अब है राज्य समाचार में महाराष्ट्र का और एक सुनेत्रा पवार, ठीक है ना, नाम काफी चर्चित था। ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ठीक है ना, क्लियर। ये अजीत पवार है, मतलब थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया था, ठीक है ना, एक दुर्घटना में, ठीक है ना, प्लेन क्रैश में। उन्हीं की क्या है? पत्नी, ठीक है ना, और पहली महिला
महाराष्ट्र की हैं जो उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुई हैं, ये याद रखना है। क्या नाम है? सुनेत्रा पवार, इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे आइए। अब दिया है पूर्वोत्तर राज्यों से न्यूज है कुछ। एक हमारा दिया हुआ है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन हेतु त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ठीक है ना? फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन हेतु त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या है, जैसे ये नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी है फ्रंटियर, ये वहाँ की का एक संगठन है। ठीक है ना? जो नगा समूह है उसे रिलेट करता है। ठीक, उसी से रिलेशन है। हालांकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा ये पूछा जाता है जैसे कि ये जो संवैधानिक ये जो दिया गया है ये आपके किस आर्टिकल के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, मतलब किस आर्टिकल से रिलेटेड है। एक तो हमारा किससे 371A से। 371A क्या है? नागालैंड से रिलेटेड। ठीक है ना? 371A आप देखे होंगे कि ये 371A B C D E F G H I J तक है। ठीक है ना? और इससे आपके PCS में प्रश्न भी आ चुका है। जे जो है शायद कर्नाटक से रिलेटेड। अभी आप 2021 से लेकर के, ठीक है ना, 2021 से लेकर के आप 2024 तक के पेपर प्रीलिम्स के उठा करके देख लीजिएगा, किसी में पूछा हुआ है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट कि किस पेपर में पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है प्रीलिम्स में कि 271J संबंधित है। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा, आई थिंक कर्नाटका से। ठीक, तो इसी तरह ए जो है वो किससे संबंधित? नागालैंड से। 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर। याद आ रहा है? ठीक, तो मतलब ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो जिससे रिलेट करता है। ठीक है ना? क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। जैसे 271A है नागालैंड से, 271B असम से, 271C, ठीक है ना, वो आपका शायद मणिपुर से। फिर आ जाता है आपका 271D और E जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। D और E दोनों। ठीक है ना? क्लियर? फिर F आ जाता है 271F, ये आपका सिक्किम से संबंधित है। F, ठीक। उसके बाद F के बाद G। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद मिजोरम है F साइड। ठीक है ना? F G जो है, G मिजोरम है, F आपका सिक्किम है। ठीक है ना? क्लियर? तो ओवरऑल उसे एक बार देख लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं, ये आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट, ये पूछे जा सकते हैं। मतलब इन राज्यों के लिए ये विशेष प्रावधान दिए गए। जैसे 370 तो हटा दिया गया, पता ही है सबको। तो 370 संबंधित किससे था? जम्मू कश्मीर से। स्वयं 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित। 371, ये 371A है, ये किससे संबंधित है? ये नागालैंड से संबंधित। तो ये आपको पता होने चाहिए, ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है ना? क्लियर? हाँ, इनको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल मैं लिखवा दूंगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, ठीक, लिख लीजिए। आर्टिकल 371A हो गया? देखिए, लिख लीजिए। पहले लिखिए 371, 371 लिखिए। ये आर्टिकल्स लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लिखिए आर्टिकल 371 विशेष प्रावधान है, स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है ना? स्पेशल प्रोविजंस, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। मैं बता रहा था ना, महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित। लिखिए, महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है।
371, ठीक है ना। 371 किससे संबंधित है? महाराष्ट्र और गुजरात से। फिर लिखिए 371 ए नागालैंड से। फिर लिखिए 371 बी असम से। देखिए मैंने बताया था असम, 371 बी, ठीक है ना, असम। सी लिखिए मणिपुर, 371 सी किससे संबंधित है? मणिपुर से, ये भी मैंने बताया था, ठीक। उसके बाद लिखिए 371 डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। डी 71 डी, ये 71 पे ही सब चल रहा है, ठीक है ना, 71 पे ही चल रहा है सब। डी, डी किससे संबंधित? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है ना। फिर लिखिए ई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब लिखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश से संबंधित। हमने क्या कहा था? डी और ई आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। तो ई वाला जो संबंधित है वो ई वाला किससे संबंधित है? आपका आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एफ लिखिए, एफ ये सिक्किम से संबंधित है। एफ जो है ये सिक्किम से संबंधित है, सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम से संबंधित। जी जो है वो मिजोरम से संबंधित है, हमने कहा था सिक्किम और मिजोरम, ठीक। यफ सिक्किम हो गया और जी मिजोरम। एच लिखिए, जी के बाद एच, एच लिखिए अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, वहां के विशेष उपबंध है, ठीक है ना। और उसके बाद लिखिए आई, आई है गोवा, गोवा के लिए विशेष उपबंध है, स्पेशल प्रोविजंस है, ठीक है ना। और जे, जे मैंने कहा था कि पेपर में आया हुआ है, कर्नाटक से है, देखिए जे कर्नाटक ही है, ठीक है ना। जे कर्नाटक से संबंधित है, ये मेरे ख्याल से 21 के पेपर में था, 21 या 22 के ही पेपर में था, किसी में था प्रीलिम्स में, आप एक बार उठा के देखिएगा UPPCS, ठीक है ना, उसी में आया हुआ है, ठीक। तो ये आपसे पूछे जाते हैं, फिर से याद रख लीजिए कि 270 किससे है? 270 आपका जम्मू कश्मीर हटा दिया गया, 271 किससे? आपका गुजरात और महाराष्ट्र से, सॉरी 370 हट गया, 371 किससे? गुजरात और महाराष्ट्र से, ठीक। 371 ए किससे? ए नागालैंड से, बी किससे? असम, सी किससे? मणिपुर, डी किससे? आंध्र प्रदेश तेलंगाना से, ई किससे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से, कहाँ? आंध्र प्रदेश। एफ सिक्किम, एफ कहाँ? सिक्किम। एफ के बाद जी मिजोरम, एच अरुणाचल, आई गोवा, जे कर्नाटक। बस याद हो गया। 2-3 बार रिवाइज कीजिए, आर्टिकल्स बहुत कठिन नहीं होते हैं, बस रिवाइज मांगता है, समझ रहे हैं। 2-3 बार आप जान जाओगे, 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तुरंत, ठीक है ना, याद हो जाता है। जैसे क्लास में ही है, कई लोग क्लास में हैं, सबके मार्क्स है, आपने फटाफट याद कर लिया, कैसे याद कर लिया? 2-3 बार रिवाइज किए ना, अरे उनका इतना आया, उनका इतना आया। तो सेम चीज़ यहाँ भी वो आपको करनी है, ठीक है ना, उसी हिसाब से आपको करना है, आपको याद हो जाना है, ठीक। तो 371 ए संबंधित किससे? नागालैंड। उसके बाद हमारा आ जाता है असम मुख्यमंत्री एती कोली दुती पात योजना, ये नाम से ही संबंधित लग रहा है, ठीक है ना, से रोक दीजिए।
ठीक, दिया हुआ है कि असम में मुख्यमंत्री एतिकोली द्वितीय पाद योजना का शुभारंभ किया गया। एतिकोली पाद, ठीक, ये याद रख लीजिएगा कहाँ का है। अब ये ध्यान में रखिएगा, चाय बागान श्रमिकों के लिए योजना है, ठीक है ना, समझ में आया? ठीक, हाँ, आगे आइए। नेक्स्ट है, तेजी से देखिए, ठीक है ना। फिर दिया है चाय जनजाति, आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसमें से ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कौन सी जनजातियां हैं जो मुख्य रूप से हमारे उससे चाय बागानों से रिलेटेड है, तो ये इनमें है संथाल, मुंडा, उरांव, गोंड, कोरिया, कोल, हो, पहाड़िया, कुर्मी और अन्य उड़िया, बंगाली, बसु समूह, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। एक बस आप लोगों को ध्यान रखना है और याद करने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण भारतीय राज्य, अब इसमें केरल है। केरल में एक स्त्री सुरक्षा योजना शुरू किया गया। पूछा जाए कि स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया? केरल ने। अभी केरल का नाम भी बदल दिया, क्या कर दिया गया है? केरलम, ठीक है ना, केरलम, हाँ, केरलम कर दिया गया, ठीक। उसके बाद आइए, अमरावती में भारत की पहली क्वांटम वैली बनाई गई, ठीक है ना, पहली क्वांटम वैली बनाई गई है। अब ये क्वांटम वैली जो बनाई गई है अमरावती में, अमरावती आप लोग जान रहे हैं कहाँ है? आंध्र प्रदेश राजधानी है, ठीक। चलिए अब आगे आ जाइए। थूथुक्कुडी बंदरगाह पर एंट्री ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। थूथुक्कुडी, ठीक है ना। अब पूछा जाए थूथुक्कुडी बंदरगाह कहाँ है, तो आप कहाँ बताओगे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वैसे भी ऑलरेडी 3 है, एक है तूतीकोरिन, एक है एन्नौर, एक है हमारा कौन, एक तूतीकोरिन, एक एन्नौर, एक मद्रास। जो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, उनमें से 3 बंदरगाह केवल और केवल कहाँ है? तमिलनाडु में। एक तूतीकोरिन, एक एन्नौर और एक हमारा कौन, मद्रास, ठीक है ना। ये एन्नौर वाला जो बनाया गया है वो मद्रास के भार को कम करने के लिए बनाया गया है, और वहीं आपका थूथुक्कुडी भी है, ठीक है ना। तो ऐसे ही पूछ लेगा थूथुक्कुडी कहाँ है, तो आप कहोगे अरे यार हो सके उधर हो, इधर हो। पहले तो आपसे यही पूछ लेता है कि भाई वेस्ट कोस्ट पर कि ईस्ट कोस्ट पर, पूर्वी तट पर कि पश्चिमी तट पर हमारा कौन सा बंदरगाह है, ये आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु किस तट पर आता है? पूर्वी तट पर आता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। और वहाँ थूथुक्कुडी में जो बंदरगाह है उसका नाम है कौन? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, ठीक। यहाँ एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, कर्नाटक में भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क, ठीक है ना, महिला नेतृत्व वाला, मतलब यहाँ पुरुष नेतृत्व को कहा ही नहीं गया है, पुरुष दूर रहे, केवल और केवल नेतृत्व यानी लीडरशिप किसकी? महिला की। ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में अग्रसर होने के क्षेत्र में ये योगदान है, ठीक है ना। आप लिख सकते हो आगे निबंध में, ठीक है ना, क्लियर। तो कर्नाटक का भारत में पहला महिला नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क खोला गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे आइए, किस जगह? चिक्काबल्लापुर में, ठीक है ना, चिक्काबल्लापुर में, ठीक, ये खोला गया है। आगे आइए, नेक्स्ट। अब अन्य राज्यों के करंट अफेयर्स देख लीजिए। असम सरकार द्वारा वेंचर शैक्षिक संस्थानों के प्रांतीयकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया पोर्टल एक है जिसका नाम है प्रांतीयकरण प्रबंधन प्रणाली, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद है लड़कियों को वित्तीय और शैक्षिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की गई है। तो कौन सी? दिल्ली लखपति बिटिया योजना। आपको एग्जाम में जब देगा तो दिल्ली नहीं लगाएगा, क्या कहेगा? लखपति बिटिया योजना, ठीक है ना। तो लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। आगे आइए, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड एरिया। अनऑर्गेनाइज्ड एरिया जान रहे हैं ना,
जैसे रेहड़ी पट्टी वाले होते हैं, ठीक है ना, ये विक्रेता होते हैं दुनिया भर के जो रोड पे बेचते होते हैं, तो इनका संगठित क्षेत्र नहीं है, कैसा है, असंगठित क्षेत्र है। तो असंगठित क्षेत्र के कारीगर श्रमिक की सहायता के लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। आगे आइए, कैमी गैस्ट्रोबिया रिकीनेसिस नामक ऑर्किड की एक प्रजाति है ये, ठीक है ना। अभी हाल ही में एक राज्य द्वारा खोजी गई है, जिस राज्य का नाम क्या है, मिजोरम, ठीक है ना, मिजोरम, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आइए, किस पूर्वोत्तर राज्य ने जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 के उभरते जैविक सोर्सिंग गंतव्य के रूप में शुरुआत की है, मेघालय, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, हाँ, ये याद किया जा सकता है। भारत का सबसे कम उम्र के एनालॉग अंतरिक्ष यात्री, एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं, गुजरात के धौलावीरा में अपना मिशन पूरा किया, किसने, आदित्य पंड्या ने, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है, शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि हो सके जो लोग लेखपाल के एग्जाम्स देने जा रहे हैं उसमें इन्वायरमेंट टाइप का भी कुछ पूछा जाना है, उसमें एक प्रश्न हो सके आ ही जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है ना, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अन्य स्थानों से बाघों को लाने की मंजूरी दी गई है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। सह्याद्री आप लोग जान रहे हैं कहाँ है, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, ठीक। आगे आइए, छत्तीसगढ़ में मनाया गया बस्तर पांडुम, ठीक है ना, एक जनजातीय संस्कृति और कृषि परंपरा पर आधारित महोत्सव है। दवा सुरक्षा और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए किस राज्य की फार्मेसी परिषद ने भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) के साथ समझौता किया है, गोवा राज्य फार्मेसी परिषद (जीएसपीसी), ठीक है ना, क्लियर। तो ये ओवरऑल आपका जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब ये